गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल MBIC मैथ्स एंड फिजिक्स। लास्ट वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कि मैंने मीटर सेट की संरचना को समझाया था, जो कि आपके सामने बनी हुई है। ये मीटर सेट की संरचना आप पूरी पढ़ चुके थे। आज इसकी क्रिया विधि आप जानेंगे और इसके लिए आप डेरिवेशन करेंगे कैसे हम ये जो है अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्रिया में होता क्या है, हम कुंजी को ऑन करते हैं, यहाँ से ये की लगी हुई है, इसको ऑन करते हैं। ये रियोस्टेंट लगा हुआ है, धारा परिवर्तक जिसको आप कहते हैं। कुंजी को जैसे ही ऑन करते हैं तो करंट का फ्लो होने लगता है। जैसे कि ये आपका व्हाइट स्टोन सेट, हमने बोला कि यहाँ से सेल जुड़ा होता है, तो करंट का फ्लो ऐसे होने लगेगा। यहाँ पर I1 I2 ये करंट का फ्लो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और ये बीच में एक रेजिस्टेंस लगा होता था, जहां पर हमने क्या जोड़ रखा है, गैल्वेनोमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहां से की को ऑन करके अभी करंट का फ्लो जैसे होने लगेगा, हम जॉकी को लेफ्ट राइट AC तार पर आगे पीछे खिसकाएंगे। तो हम खिसकाने से करते क्या है, जब हम इसको आगे पीछे खिसकाते हैं तो तार की लंबाई AJ और JC की तार की लंबाई घटती बढ़ती है। ठीक है, जब तार की लंबाई ये प्रभावित होगी तो यहाँ का जो प्रतिरोध है AJ और JC के बीच का प्रतिरोध भी बदलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस R इक्वल टू होता है रो L अपान A। तो अगर इस तार का क्षेत्रफल सब जगह मोटाई बराबर है और ये तार अगर इसका मैग्नीन का बना हुआ, तो मैग्नीन के लिए विशिष्ट प्रतिरोध कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब है प्रतिरोध जो होगा किस पर डिपेंड करेगा, L पर। तो हम ये खिसका कर क्या रहे हैं, हम खिसका कर केवल तार की लंबाई को घटा बढ़ा रहे हैं। इधर जब लंबाई कम हो जाएगी तो यहाँ का प्रतिरोध कम हो जाएगा, यहाँ का ज्यादा हो जाएगा। जब उधर खिसका के ले जाएंगे तो यहाँ का प्रतिरोध कम हो जाएगा, यहाँ का ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें एक स्थिति हमको ऐसी मिली। और गैल्वेनोमीटर में हम विक्षेप देखते रहते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जो है विक्षेप किधर होता है। गैल्वेनोमीटर ये मान लीजिए है, यहाँ पर 0 है, ये नीडल 0 पे आनी चाहिए। लेफ्ट और राइट पर पैमाने बने हुए हैं। तो जब हम एक तरफ खिसकाएंगे, हमने देखा ये जो नीडल है इसकी कहीं राइट साइड में जाने लगी, फिर दूसरी तरफ को खिसका के देखा लेफ्ट में जाने लगी। इसका मतलब है यहीं पर कोई ऐसा पॉइंट भी मिलेगा जहां पर नीडल किस पर रुक जाएगी, 0 पर। ठीक है, जब ये नीडल 0 पर रुक जाए तो समझ लीजिए कि यहाँ गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। और इसी को हम कहते हैं संतुलित व्हाइट स्टोन सेट की अवस्था। हमको अल्टीमेटली ये जो जॉकी को खिसकाते हैं, किस लिए खिसकाते हैं, संतुलित व्हाइट स्टोन की अवस्था को ढूंढने के लिए। समझ पा रहे हैं। तो जैसे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप बंद हो जाए तो आप कह देंगे ये संतुलित व्हाइट स्टोन सेट की अवस्था हो गई है। और इस अवस्था में होना क्या चाहिए, इस अवस्था में ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है क्या, R अपान जो यहाँ पे रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है S, बराबर होना चाहिए तार AJ का प्रतिरोध, तार AJ का प्रतिरोध अपॉन तार JC का प्रतिरोध, JC का प्रतिरोध। हमने कहा था चाहे रेशियो आप इधर को ले लीजिए चाहे ऐसे रेशियो ले लीजिए, दोनों कंडीशन बोला था ना। जैसे यहाँ लिखा था PQRS, तो हमने कहा था चाहे ये रेशियो ले लो P अपान S इक्वल टू Q अपान R, ये भी होता है। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर आ जाता है Q, यहाँ पर आ जाता है S। तो आप ये भी कह सकते हो P अपान Q S बटे R। समझ रहे हैं ना। तो हमको जो इजी हो, चाहे तो आप ये लिख लीजिए R अपान AJ का प्रतिरोध बराबर S अपान JC का प्रतिरोध, उससे भी डेरिवेशन हो जाएगा। दोनों कंडीशन समझ में आ रही बात कि दोनों प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो R तो हमको ज्ञात है कि हमने कितने ओम का यहाँ से रेजिस्टेंस निकाला था। ठीक है, और S हमारा अज्ञात प्रतिरोध है, इसका हमको निकालना है। तो S हमको यहाँ से ज्ञात करना है। S ज्ञात करने के लिए फार्मूला डेरिवेट करना है। R आपको ऑलरेडी ज्ञात है, तो R अपॉन S इक्वल टू, अब तार AJ का प्रतिरोध कैसे निकालोगे। मान लीजिए AJ ये L लंबाई पर आपको शून्य स्थित मिल गई है। ठीक है, इधर से L लंबाई पर आपको शून्य स्थित मिल गई है। विस्थापन वहां पर गैल्वेनोमीटर क्या होता है, 0। तो पूरा तार आपने कितने मीटर लिया था, 1 मीटर, अर्थात 100 सेंटीमीटर। तो इधर कितना बचा होगा, 100 माइनस L। समझ पाए बात क्या, आपने 100 सेंटीमीटर तार लिया था, हमने कहा था 1 मीटर लंबा तार होता है। तो अगर इधर से L मीटर पर आपको शून्य विक्षेप स्थित मिल गई है तो इधर तार की लंबाई कितनी होगी, 100 माइनस L। तो हम ये L मीटर तार का अगर प्रतिरोध निकालें, R इक्वल टू रो L अपॉन A हो जाएगा। हम भी लिखवा देंगे ऊपर क्या कि जो मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो रो है, और इस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। ठीक है, तो हमारा जो ये AJ तार हो जाएगा, इसका प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा, इसको चाहे R लिख लो और या लिख लोगे AJ तार का प्रतिरोध। अब उधर अगर JC तार का हम प्रतिरोध निकालेंगे तो रो तो वही लेंगे,
लंबाई क्या हो जाएगी 100 अपॉन में ए हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो अभी हम ऊपर लिखवा देंगे कि तार जो एसी तार है ये मैग्नेट का बना हुआ है, जिसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, रो है, और इसके प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल जो अंतरस्कार का वो क्या है, ए है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, रो एल अपॉन ए, और यहाँ जेसी की जगह क्या लिख सकते हैं, रो 100 माइनस एल अपॉन ए से ए कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, आर अपॉन एस इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। हमको एस निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एल एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर 100 माइनस एल। ये एल यहां से हटा दीजिए, यहां पर आ जाएगा एल। तो इस फार्मूले के द्वारा आप इसका अज्ञात प्रतिरोध एस ज्ञात कर सकते हैं, जबकि आर क्या है, वो रेजिस्टेंस है जो आपने यहां से निकाला होगा, और एल क्या होगी, ये लंबाई होगी सेंटीमीटर में लेफ्ट साइड से जो आपने ए से जे तक निकाला है। समझ पा रहे बात? तो फिर से समझ लीजिए क्रियाविधि को एक बार में, और नोट करा दे रहे हैं इसको। सर्वप्रथम कुंजी को ऑन कर और प्रतिरोध बॉक्स से कोई एक प्रतिरोध बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कि आर इक्वल टू हमने निकाल लिया 2 ओम। ठीक है, कुंजी को ऑन कर प्रतिरोध बॉक्स से एक प्रतिरोध बाहर कर लेते हैं और जॉकी को तार एसी पर आगे पीछे खिसकाते हैं और शून्य विक्षेप स्थिति को गैल्वेनोमीटर में देखते हैं। माना कि ए से जे लंबाई पर अर्थात एल लंबाई पर हमको शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो जेसी की लंबाई 100 माइनस एल बचेगी। जब वह शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होती है तो यह उसकी व्हीटस्टोन क्षेत्र की संतुलित अवस्था कहलाती है, और इस अवस्था में आर का प्रतिरोध, ये आर प्रतिरोध अपान एस प्रतिरोध बराबर हो जाएगा एजे तार का प्रतिरोध अपान जेसी तार का प्रतिरोध। तो आर तो हमने निकाला है 2 ओम, यहाँ 2 रख देंगे, एस हमको ज्ञात करना है। अब तार एजी का प्रतिरोध कैसे निकाला जाए, तार की लंबाई पता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात है आपको, रो ज्ञात है, तो हो जाएगा तार एजे का प्रतिरोध आर बराबर रो एल अपान ए, और इधर की लंबाई है 100 माइनस एल, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एल अपान ए। तो ये दोनों हम रेजिस्टेंस यहाँ पर रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, एस इक्वल टू निकाल आएगा। समझ में बात? नेक्स्ट आपका है विभवमापी। फिगर आपके सामने है, पहले चित्र को आप समझ लीजिए। पहली बात, विभवमापी करता क्या है, नाम ही इसका है विभवमापी, पोटेंशियोमीटर। ये करता क्या है, विभव को नापता है। जैसे आप वोल्टमीटर पढ़े हैं ना, वैसे ये विभवमापी है, ये विभव को नापता है। चाहे किसी सेल के बीच आप विभव को नाप लीजिए, जिस सेल के बीच, जैसे कि हम यहाँ पर सेल ये देखो लिए हुए हैं, इसका हमको वैद्युत वाहक बल ईएमएफ नहीं पता है, ई कितना है, हमको इस सेल का वैद्युत वाहक बल नापना है, और किसके द्वारा नापने जा रहे हैं, विभवमापी के द्वारा। ठीक है, तो हम विभवमापी का प्रयोग किसी सेल के वैद्युत वाहक बल को नापने में या किसी भी परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, सेल ले रहे हैं एक जिसका वैद्युत वाहक बल ई है, इसकी गणना करना है कि ये वैद्युत वाहक बल कितना है, सेल के बीच नापने जा रहे हैं। समझ पाए? तो विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा किसी सेल के सिरों पर वैद्युत वाहक बल अथवा किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभव ज्ञात किया जा सकता है। इसमें ये एक मेन बैटरी है जो कि हम पावर बैटरी कहेंगे, ये जो है करंट को सप्लाई करेगी। इसके द्वारा करंट जो आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, यहां तक तो करंट यहां तक आएगा इस डायरेक्शन में। अब यहां के बाद करंट किधर जाएगा ये विभवमापी डिसाइड करेगा। विभवमापी का जो वैद्युत वाहक बल होगा, जो विभवांतर होगा, वो डिसाइड करेगा। और आपको मेन यहाँ पर समझना यही है कि यहां तक तो करंट आएगा इस बैटरी का, और ए से किधर जाएगा, ए J1 से होकर ई की ओर आएगा या ए ई से होकर के J1 की ओर जाएगा, ये आपको यहाँ पर समझना है, यही मेन पार्ट है। और इधर एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जिसके द्वारा हम करंट को घटा बढ़ा सकते हैं। ये यहाँ पर 3 गैल्वेनोमीटर नहीं जुड़े हैं, गैल्वेनोमीटर एक ही है। ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, करंट के प्रेजेंस को बताएगा, करंट है कि नहीं है यहाँ पर। और ये गैल्वेनोमीटर एक ही है, जे वाला, जिसको हम पहले यहाँ टच कराए हैं, फिर इधर टच कराए हैं, फिर यहाँ पर 3 बिंदुओं पर इसको स्पर्श करा करके हम देख रहे हैं। अर्थात हम यहाँ भी क्या कर रहे हैं, शून्य विक्षेप स्थिति ढूंढ रहे हैं। शून्य विक्षेप स्थिति की गैल्वेनोमीटर कहाँ पर, इसमें भी ये जॉकी यहाँ पर लगा है, जे मीन्स क्या है, जॉकी। तो ये जॉकी हम विभिन्न स्थानों पर टच करा के देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर कहाँ पर शून्य बताएगा। तो जहां पर ये गैल्वेनोमीटर शून्य बताने लगे अर्थात करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये एक आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पर शून्य बताने लगा, मान लीजिए, बहुत कुछ समझना है, छोटी छोटी बातों को समझ करके ही बड़ी बात यहाँ समझ पाएंगे भी। जैसे यहाँ पर मैंने टच कराया है, गैल्वेनोमीटर मान लीजिए शून्य बता रहा है, तो शून्य का मतलब ये हो जाता है कि इस परिपथ में करंट का प्रवाह नहीं हो रहा है। जहां पर गैल्वेनोमीटर शून्य बताने लगे, समझ लीजिए उस सर्किट में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। अब करंट का फ्लो होता कब नहीं है, अगर इसका वैद्युत वाहक बल
इन दो सिरों के बीच विभवांतर के बराबर हो जाए तभी करंट का फ्लो नहीं होगा। किसी भी परिपथ में करंट का प्रवाह तभी होता है जब तक विभवांतर होता है। अगर विभव में अंतर नहीं है, अगर इस तार के बीच जो विभवांतर है वो और यहाँ सेल का वैद्युत वाहक बल दोनों बराबर हो गए हैं तो करंट का फ्लो नहीं होगा। तो हम शून्य विक्षेप स्थिति ढूंढ लेंगे। मान लीजिए जे पर हमको शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हो गई है। अगर यहाँ शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हो गई है तो हम ए से लेकर जे के बीच विभवांतर निकाल लेंगे और वही विभवांतर जो होगा सेल के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि शून्य विक्षेप स्थिति का मतलब है धारा प्रवाह तभी नहीं हो रहा है क्योंकि एजे के बीच विभवांतर और सेल का विभवांतर क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर सिद्धांत यही लगता है कि शून्य विक्षेप स्थिति जहां पर मिल जाएगी तो समझ लीजिए उस स्थान पर जो ये विभवांतर इधर का होगा वो ई के बराबर हो जाएगा, तभी इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो दो पॉइंट आप क्लियर रखें कि किसी भी परिपथ में अगर वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि इसमें जो एक्सटर्नल वायर जुड़ा है उसके सिरों के बीच विभवांतर और जो सेल जुड़ा है उसके बीच विभवांतर बराबर होता है। एक ये कंडीशन। दूसरे, जो करंट फ्लो होता है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होता है। करंट का प्रवाह जो होगा जिधर उसको लो वोल्टेज मिलेगा उधर की ओर जाएगा, ये सिद्धांत। तो यहाँ पर जब करंट आएगा तो ये डिसाइड करेगा कि लो वोल्टेज हमको कहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, लो वोल्टेज अगर इधर मिलेगा तो ये इधर से होकर के राउंड करेगा, अगर इसको लो विभवांतर इधर मिलेगा ई की ओर तो ई से होकर के प्रवाहित होगा। इसी को यहाँ पर समझना। अब लो विभवांतर किधर होगा ये जानना है। देखिए मान लीजिए कि इसको आपने जोड़ दिया है 100 वोल्ट से, ये बैटरी कितने वोल्ट की, 100 वोल्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 100 वोल्ट है तो नेगेटिव प्लेट यहाँ पर आप मान लीजिए 0 वोल्ट है। ठीक है, अर्थात ए और सी के बीच वोल्टेज डिफरेंस कितना है, 100 का। वोल्टेज डिफरेंस मींस यहाँ पर 100 वहां पर 0, तो एसी के बीच वोल्टेज डिफरेंस कितना हुआ, 100 का। अब ये 100 का हुआ क्यों, करंट जा रहा है ए से सी की ओर। अभी ये कुछ नहीं जुड़ा, गैल्वेनोमीटर वगैरह नहीं जुड़ा, करंट जा रहा है ए से सी की ओर। तो ये जो तार है हमारा, जो इसका रेजिस्टेंस कुछ है, तो इस रेजिस्टेंस के कारण इसमें क्या हो रहा है, विभव लगातार डाउन होता जा रहा है, विभव पतन होता जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 80 रहा होगा, यहाँ पर मान लीजिए 70 हो गया, यहाँ पर 60 हो गया, यहाँ पर 50 हो गया, यहाँ पर आकर के 0 हो गया। तो आप देख रहे हैं पहली बात इस तार का प्रतिरोध है तो इसमें लगातार विभव पतन हो रहा है, विभव पतन, विभव में गिरावट। तो एकांक लंबाई में जो विभव पतन होता है उसको हम कहते हैं विभव प्रवणता। ये भी एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट हेडलाइन है, विभव प्रवणता क्या है, 1 नंबर में आता है। कैसे लिखते हैं विभव प्रवणता, के इक्वल टू हो जाता है आई रो, जहां पर रो इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है तार का। तो पहले विभव प्रवणता एक लाइन में आप समझ लीजिए क्या है कि जो हमारा तार है इसकी एकांक लंबाई में जो विभव पतन होता है उसको हम कहते हैं विभव प्रवणता। जैसे कि ये 100 सेंटीमीटर का तार है, इसमें विभव गिर गया है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट विभव मान लीजिए डाउन हो गया है, तो फिर 1 मीटर पर कितना डाउन हुआ होगा, मान लीजिए 100 सेंटीमीटर का तार है, यहाँ पर 200 था, यहाँ 0 हो गया, तो कितना डाउन हो गया वोल्टेज, 200 डाउन हो गया 100 मीटर पर। तो फिर 1 मीटर पर, 1 सेंटीमीटर पर कितना डाउन हुआ, 2 डाउन हुआ ना। तो वही जो 2 है वही विभव पतन है। तो विभव पतन समझ पाए कि 1 सेंटीमीटर तार पर कितना वोल्टेज डाउन हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता की परिभाषा होती है कि तार एसी के एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक, तो अब ये विभव गिर रहा है, तो अगर हम कहें ए से J1 के बीच विभवांतर ज्यादा है कि ए और जे के बीच विभवांतर ज्यादा है, बता सकता है कोई, ए और J1 के बीच विभव में अंतर ज्यादा होगा कि ए और जे के बीच में विभव में अंतर ज्यादा होगा। देखो ए J1 के बीच विभव में अंतर केवल कितना है, 30 का है, और ए और जे के बीच विभव में अंतर कितना है, 40 का है। समझ रहे हैं, तो इसका मतलब जितना हम जॉकी को उधर खिसकाते रहेंगे उतने विभवांतर इसके बीच क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं कि जितना तार को हम जॉकी को सी की ओर खिसकाएंगे उतना ही इसके जो तार है, जो टुकड़ा बढ़ता जाएगा ना, इसके बीच विभवांतर बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले हम सबसे इधर किनारे जे पर टच कराए हैं, लास्ट में यहाँ पर J1 स्थिति में। तो जब हमने J1 में स्पर्श कराया है तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर ये मान लीजिए 30 है ये विभवांतर, तो इसको इतना इधर किनारे खिसका कर हमने इसको टच कराया है कि यहाँ का विभवांतर कम है और सेल का जो विभवांतर है वो ज्यादा है। मतलब हमने इसको खिसकाते खिसकाते ऐसी स्थिति में J1 पर टच कराया है कि यहाँ का जो विभवांतर है वो कम है और यहाँ ई का विभवांतर जो है वो क्या है, ज्यादा है। इस समय ये अनुमान ही तो लगाया जा सकता है क्योंकि ई का वोल्टेज तो हमको पता नहीं है,
ठीक है। तो जॉकी को जब हम इधर लाएंगे तो यहाँ का विभवांतर क्या होगा, घटेगा, और जॉकी को जब सी की ओर खिसकाएंगे तो विभवांतर क्या होगा, यहाँ पर देखो विभव और विभवांतर में कितना बड़ा अंतर है कि अगर हम विभव कहें ए से सी की ओर जाने पर विभव क्या होगा, घट रहा है ना, 100, 70, 60, 50, 0। अगर विभवांतर कहें तो बढ़ रहा है, यहां से यहाँ है 30 का विभवांतर, यहां से यहाँ है 40 का विभवांतर, और यहाँ गए तो 50 का विभवांतर, और यहाँ पहुंच गए तो 100 का विभवांतर। तो ये 2 पॉइंट समझ पाए कि ए से सी की ओर जाने पर विभव घट रहा है लेकिन विभवांतर बढ़ रहा है। यहाँ पर हमको विभवांतर से मतलब है। तो हम पहले क्या कहेंगे कि अब ये हम समझाने के लिए लिखे हैं, ये कोई आपको लिखना यहाँ पर नहीं है, हालांकि ये रियल वैल्यूज नहीं है लेकिन ऐसे ही होता है, विभव घटता जाता है। तो हम कहेंगे कि जब जॉकी को ए के समीप बिंदु J1 पर स्पर्श कराते हैं तो माना A J1 के बीच विभवांतर सेल के वैद्युत वाहक बल से कम है, ठीक है। A J1 के बीच विभवांतर क्या है, कम है, और E की ओर विभवांतर ज्यादा है। तो जब करंट यहाँ पर पहुंचेगा तो ये करंट सदा किधर जाना चाहता है, लो वोल्टेज की ओर। तो इसको लो वोल्टेज किधर मिल रहा है, A J1, और इधर क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो ये करंट जो I आ रहा है ये A J1 से होते हुए E की ओर ऐसे प्रवाहित होगा। ये पहली कंडीशन हो गई जो हमने कहा टच कराया है, J1 पर। तो कहोगे जब हम जॉकी को A के समीप बिंदु J1 पर स्पर्श कराते हैं तो माना A J1 के बीच विभवांतर सेल के वैद्युत वाहक बल से कम है, अतः बैटरी से आने वाला करंट A J1 E की ओर प्रवाहित होगा, और गैल्वेनोमीटर की सुई किसी एक तरफ नीडल जो होगी वो विक्षेपित हो जाएगी, करंट फ्लो हो रहा है ना। उसके बाद हम जॉकी को बढ़ाते हुए एक स्थिति J2 पर ले जाते हैं। अब हम जब J2 पर ले जाएंगे तो यहाँ का जो A J2 के बीच विभवांतर होगा बढ़ जाएगा ना, विभव तो घटेगा लेकिन विभवांतर बढ़ जाएगा। तो जब जॉकी को हम J2 स्थिति पर स्पर्श कराते हैं तो माना A J2 के बीच जो विभवांतर होता है वो अधिक होता है E की अपेक्षा। तो अब इधर विभवांतर अधिक हो गया तो अब करंट यहां से आकर किधर से जाएगा, A E J2 मार्ग से जाएगा। तो पहले इधर को करंट फ्लो हुआ था, निडल एक तरफ विक्षेपित हो गई थी गैल्वेनोमीटर की, अब करंट जा रहा है A E J2, इसी सर्किट में चलेगा, इसी सर्किट में पूरे में। जब हम यहाँ टच कराए हैं तो ये कुछ नहीं है, जब यहाँ टच कराए हैं तो ये कुछ नहीं है, केवल यही सर्किट है। तो पहले करंट आया था A J1 E मार्ग से, फिर आया है A E J2 मार्ग से, तो दूसरी साइड में ये नीडल जो होगी वो विक्षेपित हो गई होगी। तो ये जो 2 साइड विक्षेपित हो रहे, एक बार इधर एक बार उधर, ये बता रहे हैं, इसका मतलब बीच में कोई ऐसा बिंदु अवश्य मिलेगा यहाँ पर विक्षेप इसका शून्य पर होगा, बीच में बिल्कुल शून्य पर विक्षेप होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच ढूंढते हैं कि शून्य विक्षेप फिर कहां पर होगा, ठीक। तो ढूंढते हुए जब बार बार खिसकाएंगे, कहीं इधर थोड़ा सा उधर थोड़ा सा इधर आएगी नीडल, फिर एक स्थिति आपको अल्टीमेटली 10-5 सेकंड बाद आपको 10-5 मिनट बाद आपको मिल ही जाएगी कि गैल्वेनोमीटर का विक्षेप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इधर लाए तो एक तरफ विक्षेप हुआ, उधर खिसकाए तो दूसरी तरफ विक्षेप हो गया। हम एकदम से थोड़े ले जाएंगे, धीरे धीरे खिसकाते हुए ले जाएंगे, ऐसे बिल्कुल 1-1 मिलीमीटर खिसकाएंगे। फिर अल्टीमेटली हम 1-1 माइक्रोन मिलीमीटर खिसका करके हम अल्टीमेटली शून्य विक्षेप स्थिति ढूंढ लेंगे। और जैसे ही यहाँ पर शून्य विक्षेप स्थिति, मान लीजिए J पर आपने टच कराया, आपको शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हो गई, ठीक है। अगर यहाँ पर J पर टच कराने से शून्य विक्षेप स्थिति मिल गई तो आप मान लीजिए ये लंबाई इधर की अगर L हो, ठीक है, तो L मीटर लंबा जो तार है इसका जो विभव होगा वो सेल के विभव के बराबर हो जाएगा। जैसे हमको शून्य विक्षेप स्थिति मिल जाएगी तो हम कहेंगे E का या सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल बराबर तार AJ के बीच विभवांतर। हमको सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना था, ठीक है। तो हमको केवल ये ढूंढना था शून्य विक्षेप स्थिति जहां पर मिल जाएगी तो हम वही लॉ लगा देंगे कि शून्य विक्षेप स्थिति था, करंट का फ्लो तभी नहीं होगा जब इसका विभव इसके विभव के बराबर हो जाए। तो हम यहाँ पर तार AJ का विभव कैसे निकाल लेंगे, हम इससे पहले ही अभी बता देंगे कि 1 सेंटीमीटर तार का जो विभव पतन होता है वो I रो होता है। इससे पहले हम अभी समझा देंगे विभव प्रवणता कि अगर 1 सेंटीमीटर तार होता है तो उसमें विभव पतन कितना होता है, K होता है, यहाँ कहें I रो होता है। तो फिर अगर L मीटर लंबा तार हो जाए तो विभव पतन उसमें कितना हो जाएगा, I रो L हो जाएगा, I रो L हो जाएगा। ये हम कहां से लाए हैं, पहले हम बताएंगे भी विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होती है, 1 सेंटीमीटर में विभव पतन,
यहाँ 1 सेंटीमीटर का विभव पता लगा 4 है, तो 2 का, 4 का, 5 का, L का करने के लिए क्या करेंगे, L से मल्टीप्लाई करेंगे। तो विभव प्रवणता इसलिए हम बहुत पहले ही भी डिफाइन करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर आएंगे कि तार AG के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का इतना था, तो अगर L सेंटीमीटर पर हमको मिला है शून्य विक्षेप स्थित, तो हमारा पूरा विभव AJ के बीच कितना हो जाएगा, I रो L। तो ये क्या है, सेल का वैद्युत वाहक बल E, तो E बराबर आ जाएगा I रो L। अब हम I रो की जगह K भी लिख सकते हैं, KL, तो ये भी फार्मूला आपका हो जाता है। इन दोनों में से कोई भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। क्या समझ पाए कुछ इसके बारे में? फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, फिर से पूरी प्रोसेस कैसे लिखी जाएगी समझ लीजिए, गर्मी बहुत है। कुंजी को ऑन कर, की को ऑन कर और जॉकी को तार AC पर आगे पीछे खिसकाते हैं। माना जॉकी को जब A के समीप J1 स्थित पर स्पर्श कराते हैं तो AJ1 के बीच विभवांतर सेल के वैद्युत वाहक बल से कम है। इस स्थिति में बैटरी से आने वाली धारा AJ1E मार्ग से होकर प्रवाहित होगी। उसके बाद जॉकी को एक दूसरी स्थिति में C के समीप लाकर, लगभग C के समीप ले जाकर स्पर्श कराते हैं J2 स्थिति में, तब माना AJ2 के बीच विभवांतर अधिक हो जाता है और सेल का वैद्युत वाहक बल कम हो जाता है। तो उस बैटरी से आने वाली धारा AEJ2A मार्ग से प्रवाहित होगी। इन दोनों स्थितियों में गैल्वेनोमीटर की सुई का विक्षेप विपरीत होगा। J1 स्थिति में अगर लेफ्ट साइड में हुआ था तो J2 में राइट साइड में हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि J1 और J2 के बीच एक बिंदु हमको ऐसा अवश्य प्राप्त होगा जहां पर गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य हो जाएगा। तो इस शून्य विक्षेप स्थिति को हम ढूंढते हैं। माना कि शून्य विक्षेप स्थिति हमको J पर मिलती है, इस समय AJ की लंबाई L है, तो उधर 100 - L बची होगी। ठीक है, तो शून्य विक्षेप स्थिति स्पष्ट करती है कि एक जो सेल है, सेल का वैद्युत वाहक बल जो होगा वो AJ के बीच विभवांतर के बराबर हो गया है। अगर ये विभवांतर बराबर नहीं होता तो धारा का प्रवाह जारी रहता। ठीक है, यहाँ था कम था, यहाँ किया तो ज्यादा हो गया, और यहाँ पर क्या हो, दोनों के बीच विभवांतर बराबर, विभवांतर बराबर, बस धारा का प्रवाह बंद। तो इसका मतलब सेल का वैद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा तार AG के बीच विभवांतर। अब AJ के बीच विभवांतर कैसे ज्ञात करें? जब हमको पता है 1 सेंटीमीटर पर विभवांतर होता है I रो या K कहें उसको, तो फिर L लंबाई पर कितना हो जाएगा, I रो L हो जाएगा। समझ पाए? डेरिवेशन में कुछ नहीं है, थ्योरी है बस इसकी जो भी है।